सबसे पहले एमसीक्यूज देखें, जो कि 2022 सीएसएस एमपीटी की एबिलिटी पोर्शन में आया हूँ। अब यहाँ पर आप चेक करें, आपको स्टेटमेंट में गिवन है कि 2 पैक 100 पेयर्स ऑफ शूज, यानी आपके पास शूज की तादाद गिवन है और कितनी गिवन है, 100 गिवन है। और सबसे अहम बात आप ये देखें कि 100 के साथ एक वर्ड गिवन है पेयर्स। और शूज आपको पता है ऑलवेज ऐसे पेयर्स की शक्ल में ही होते हैं, तो वो हमें ये बता रहा है कि आपके पास 100 पेयर्स हैं। ठीक है, और पेयर्स का मतलब होता है एक जोड़ा। तो दो जूतों को मिलाकर एक पेयर बनता है। तो अगर आप टोटल शूज की बात करो, पेयर की नहीं, टोटल शूज की बात करें, तो टोटल आपके पास कितने बनेंगे? टोटल आपके पास 200 शूज होंगे। ठीक है, तो टोटल आपके पास 200 होंगे। क्यों? क्योंकि एक पेयर में दो जूते होते हैं। तो अगर टोटल आपके पास 100 है, अगर आप एक जूते को सिंगल काउंट करें, तो टोटल आपके पास जो पेयर्स होंगे वो कितने होंगे, कितने जूते होंगे, वो आपके पास होंगे टोटल शूज 200। ये सिंपल पेयर्स में नहीं बल्कि जनरल तादाद है शूज की। फिर उसने हमें क्या बात कही है? फिर उसने हमें ये कहा है कि इन टू केसेस दैट ईच होल्ड 20 शूज। वो कहता है कि आपके पास 100 पेयर्स ऑफ शूज हैं, आपने उसको केसेस में रखना है। ठीक है, जैसे शू केस होता है जहां पर आप जूते रखते हैं, वहां पर आपने उसको रखना है। दैट ईच होल्ड 20 शूज, और आपके पास वो कहना चाह रहा है कि जो केसेस हैं जहाँ पे आप शूज रखते हैं, जिसे आप शू रैंक भी कहते हैं, वो बहुत सारे हैं, उसमें बहुत सारे बॉक्सेस हैं। और वो ये कहता है कि आपने एक केस के अंदर जो है वो 20 शूज को रखना है। ठीक है, एक केस में या एक रैक में आपने जो है वो 20 शूज को रखना है। वो कहता है देन हाउ मैनी केस डू वी नीड। तो वो कहता है कि आपके पास टोटल 100 पेयर है शूज के, और आपके पास शू केस है। ठीक है, और आपने हर केस के अंदर जो है वो 20 शूज रखने हैं। अब ये बताएं कि आपके पास 100 पेयर के साथ 20 शूज आपने एक केस में रखने हैं, तो अब ये बताना आपने कि आपको कितने टोटल केसेस की ज़रूरत है। ठीक है, यानी आपने ये बताना है कि कितने आपको शू रैंक या शू केसेस की ज़रूरत है। लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन आपने याद रखनी है कि हर आपके पास केस में 20 शूज होने चाहिए। अब आपने क्या करना है? तादाद बतानी है केसेस की। तो सबसे पहले वो जो पेयर वाली वैल्यू थी 100 पेयर्स, आपने उसको सिंपल कन्वर्ट कर लेना है कि आपके पास टोटल कितने शूज़ हैं। उसके लिए आप 100 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। क्यों? बिकॉज एक पेयर में आपके पास दो जूते होते हैं। तो टोटल आपके पास जो शूज़ हैं वो कितने बन जाएंगे? 200। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अगर कोई बात समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ईच केस होल्ड 20 शूज। और इस बात का तो हमें पता है कि हर जो आपके पास शू केस होगा उसमें टोटल आपने कितने रखने हैं? 20 शूज रखने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज चेक कीजिएगा। अब आपने केसेस की तादाद बतानी है, यानी शू रैंक की तादाद बतानी है। तो जब भी आपको किसी चीज की तादाद बतानी होती है, तो मोस्टली मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर वे ये होता है कि ये जो बड़ी वैल्यू होती है, जिसे आप टोटल वैल्यू कहते हो या मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं जिसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, तो आपने उस बड़ी या मैक्सिमम या टोटल वैल्यू को जो स्मॉल वैल्यू होती है उस पर डिवाइड करना होता है। जैसे आप डिवाइड करेंगे, जो भी आपके पास लास्ट में होगा वो उतने नंबर ऑफ केसेस की तादाद होगी। ठीक है, देखें, अब आपको खुद भी पता है कि केसेस की तादाद 200 से ज़्यादा तो होगी नहीं, जाहिर बात है इसकी केसेस की तादाद 200 से कम ही होगी। तो डिवीजन मोस्टली तभी की जाती है जब आपने किसी चीज़ को रिड्यूस करना हो, इंक्रीज नहीं करना हो बल्कि रिड्यूस करना हो, तो तब आप डिवीजन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो अब आप क्या करोगे? आपने 200 को किस पर डिवाइड कर देना? 20 के ऊपर। फिर मैथमेटिक्स में आपको इस चीज़ का पता है कि अगर आपके पास एक जीरो ऊपर है और एक जीरो नीचे है, तो आप क्या करते हो? एक जीरो को दूसरे जीरो के साथ कैंसिल कर देते हैं। अब ये क्या बच गया? अब ये बच गया 20/2। सिंपल टू का टेबल पढ़े, दो एक दो, और जीरो फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है, ये रूल है डिवाइड करने का। तो वैल्यू आपके पास क्या बची? 10 बची। तो इसका मतलब आपके पास टोटल कितने केसेस हो गए हैं? 10 केसेस हैं। तो यानी 200 शूज को अगर आप डिवाइड करो और हर केस में अगर आप 20 शूज रखो, तो टोटल आपके पास 10 जो है वो केसेस होंगे। अच्छा, वैसे आप ऐसे भी सोच सकते थे जनरल,
अगर आप मैथमेटिक्स को भी ना देखते, आप सिंपल भी लॉजिकली थोड़ी सी अगर आपकी मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग हो, या जिसे आप थोड़ा सा एनालिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं जो कि सीएसएस में आती है, अगर वो आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रांग हो तो उसमें आप सिंपल भी सोच सकते हो। देखिए कि टोटल आपके पास 200 शूज थे, तो 220 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 200 बन जाए। वो जो देखिए 20 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके पास 200 बनेगा। तो यानी 20 को जब आप 10 से करेंगे तभी 200 बनेगा। तो ये भी एक ट्रिक है कि आप सोच सकते हो कि मैंने अगर टोटल शूज की तादाद बतानी है तो उसके लिए मैं 200 20 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 200 आ जाए, और वो जो मिसिंग वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, 10 होगी, यानी वो केसेस की तादाद होगी। यूं भी आप सोच सकते हैं, अगर आपके जो है वो दूसरा एनालिटिकल रीजनिंग इतनी नहीं है स्ट्रांग, तो आप इस मैथमेटिक्स के वे से भी आप सॉल्व करके बता सकते हैं। ये जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन होता है इसे कहते हैं, ये जो जिस टाइप के मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ इसे कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। और ये जो थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, आप अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, उसे आप कहते हो एनालिटिकल रीजनिंग। तो जो मैथमेटिक्स है वो इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। इस वजह से फ्यूचर में जाकर मैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जिक्र करूंगी या एनालिटिकल रीजनिंग का। ठीक है। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट अपने जो है वो एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप देखें टोटल नंबर ऑफ क्यूबिक ब्लॉक्स। अब क्यूब, क्यूब का मतलब मैथ की लैंग्वेज में होता है 3, लेकिन क्योंकि उसने ब्लॉक का वर्ड गिवन दे दिया तो इसका मतलब आपके पास ये क्या है, एक 3D डायमेंशन के अंदर क्यूब की शेप है। और आपको पता है क्यूब का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है। इसकी डायमेंशन कितनी होती है, 3 होती है, इस वजह से इसे क्यूब कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्यूब का उसने स्ट्रक्चर बता दिया। तो वो कहता है कि हमारे पास ये जो क्यूबिक ब्लॉक्स हैं इनकी तादाद कितनी है, इनकी तादाद हमारे पास 50 है। ठीक है, काउंटिंग में ये जो ब्लॉक्स हैं ये आपके पास 50 हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ सॉलिड क्यूब विद नन लेफ्ट ओवर, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर दैट नीड्स टू बी टेकन। तो इसमें वो हमें बता रहा है कि आपके पास टोटल जो क्यूबिक ब्लॉक्स हैं उनकी तादाद आपके पास 50 है। आपने क्या करना है, आपने एक सॉलिड क्यूब बनाना है। ठीक है, जो ऊपर वाला क्यूब था वो होलो भी हो सकता था। जनरल उसने आपको ये बात नहीं बताई थी कि वो किस टाइप का क्यूब है। तो उसने ऊपर जनरल क्यूब्स दिए हुए थे 50, जो कि रैंडम थे, आपको नहीं पता था। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने एक सॉलिड क्यूब बनाना है। ठीक है, और वो जो आपने क्यूब बनाना है आपने बताना है कि आपके पास टोटल 50 है, तो आप कितने नंबर ऑफ सॉलिड क्यूब्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं, लेकिन किसकी वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए, 50 वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है मिनिमम नंबर। अब यहाँ पे जहाँ पर मिनिमम नंबर लिखा है ये मैं आगे कैलकुलेशन में जाके समझाती हूँ आपको कि ये जो मिनिमम लिखा हुआ है अगर ये यहाँ पे ना लिखा जाए तो क्वेश्चन के ऊपर कितना ज़्यादा जो है वो डिफरेंस पड़ सकता है। अब जैसा कि आपको पता है क्यूब का मतलब होता है 3, पावर में 3 है, जिसे आप डायमेंशन 3 भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप इसको क्या सोच के चलते हैं। लेकिन सिंपल क्यूब का मतलब मैथ में जो है वो 3 होता है, और स्क्वायर का मतलब 2 होता है। ठीक है। तो अब देखिए टोटल 50 तादाद थी, उसने पहले मुझे सिंपल क्यूब की बात की थी, क्यूबिक ब्लॉक्स की। तो वो जो क्यूबिक ब्लॉक है आपने बता दिया कि उसमें एन की पावर क्यूब है, बिकॉज एन आप जनरल ले रहे हो, अभी आपको नहीं पता कि यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू आएगी। लेकिन वट विल का मतलब है आपने वो चीज़ फाइंड करनी है, और जिस चीज़ को फाइंड करना है आपने उसको एन का नाम दे दिया है। आप ये बात माइंड में रखें, फिर आपको जल्दी समझ लग जाएगा। तो आपने एन को निकालना है, आपने एन को फाइंड करना है। अब एन की पावर क्यूब वो चीज़ है जिसे मुझे फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि एन तो वो था जिसको निकालना था, और सवाल में कहा था सॉलिड क्यूब, यानी 3 पावर होनी चाहिए। तो यानी वो जो अननोन वैल्यू एन है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि जिस चीज़ को निकालना है वो एन की पावर क्यूब की शक्ल में होगी, उसका जो स्ट्रक्चर है जो शेप है वो ऐसी होगी। अब देखें उसने सवाल में कहा है कि आपने मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स बताने हैं। तो अब आपको इसको इस इक्वेशन में लिखना होगा, यानी आपने क्या करना है, आपने अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये बात याद रखिएगा, आपने ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब ये इक्वेशन आप कैसे बनाओगे ये चीज़ आपने सोचनी है। एक बात माइंड में रखिएगा, मैथमेटिक्स के अंदर ये जो ये वाला साइन होता है इसे लेस कहते हैं, और जो ये वाला साइन होता है इसे ग्रेटर कहते हैं।
ठीक है। अब आप शॉर्ट ट्रिक से ऐसे याद रखते हो कि जो चीज ऐसे सी की शक्ल में लिखे जाए उसे लेस, यानी सी लेस कहते हैं, और जो उसका ऑपोजिट होता है जाहिर बात है वो ग्रेटर का साइन है। इस वे से या इस शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। और नीचे अगर लाइन लगी है ऐसे तो इस लाइन का मतलब होता है इक्वल। तो इस इक्वेशन को अगर आप पढ़ो सिंपल या समझने की कोशिश करें तो आप इससे कहोगे कि एन क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, यानी एन की वैल्यू 50 से के बराबर होनी चाहिए या 50 से बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज ये सन ग्रेटर का है, यानी 50 से बड़ा हो या 50 के बराबर हो। देखिए ग्रेटर के साइन से आपको आइडिया हो गया कि 50 से आपने बड़ी यानी ग्रेटर वैल्यू लेनी है। लेकिन ये जो लाइन है ये इक्वल को शो कर रही है कि एन की वैल्यू 50 के इक्वल भी हो सकती है या 50 से आगे जा सकती है, लेकिन ये कभी भी 50 से नीचे या पीछे बिल्कुल भी नहीं जा सकती, यानी कि 50 से कम वैल्यू आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अब इसको आप करोगे कैसे सॉल्व? देखिए ये क्वेश्चन आपने बना लिया है। अब आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर बार बार एन को वैल्यूज पुट करके चेक करना है, और आपने एन को वो वैल्यू लेनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब देखें, मैं यहाँ पे अगर एन की वैल्यू 1 लेती हूँ क्योंकि गिनती 1 से शुरू होती है, तो देखिए 1 का क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। अब मुझे बताएं क्या ये बात ट्रू है कि नहीं है, ट्रू है फॉल्स है? क्या 1 बड़ा है 50 से? नो, दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब 1 मैं नहीं ले सकती। अब अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ, 2 का क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। अब 2 का क्यूब कितना होता है? 2 2 4 4 2 8। तो क्या 8 बड़ा है 50 से? नो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 8 नहीं है बड़ा 50 से, 8 तो छोटा है, इसका मतलब मैं 2 भी नहीं ले सकती। तो क्या मैं यहाँ पे 3 पुट कर सकती हूँ इनकी जगह पे? देखिए जब आपने 3 का क्यूब पुट किया तो वैल्यू के आगे 27। तो बताएं क्या 27, अगर मैं इनकी जगह पे 27 रखूं तो क्या 27 बड़ा है 50 से? नो, इम्पॉसिबल, ये भी रॉन्ग है। तो अब इसका मतलब मैं 1 भी नहीं पुट कर सकती, मैं 2 भी नहीं कर सकती, 3 भी सेटिस्फाई नहीं कर। अब 4 पे चेक करना है। अब 4 का क्यूब लें, 4 का क्यूब होता है 64। तो अब बताएं मुझे क्या 64 बड़ा है 50 से? हाँ जी बड़ा है। यस, इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। तो इसका मतलब ये है कि वो पहला नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो 4 है, यानी 4 का क्यूब है। और 4 का क्यूब आपके पास क्या होता है? 64। तो इसका मतलब 64 ही आपके पास टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है। अच्छा अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि 4 भी इसको सेटिस्फाई करता है मैम, अगर हम यहाँ पर 5 पुट कर दें 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब भी तो ग्रेटर होगा 50 से। इस तरीके से आप 6 पुट कर दो, 6 का क्यूब भी तो ग्रेटर होगा 50 से। अप टू सो ऑन करते 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 जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे तो ग्रेटर होंगे 50 से। तो हमने 4 को ही क्यों पिक किया? ये 4 देखे मैंने यहाँ लिखा है, 4 को ही हमने सिर्फ क्यों कहा कि ये राइट आंसर है। अब एक सवाल में जहां पर मिनिमम लिखा था, जो मैंने आपको बताया था कि ये बात इंपॉर्टेंट है, तो उसने कहा था कि जितनी भी वैल्यूज है उन सब में से आपने मिनिमम बतानी है। अब देखिए 4 ही सबसे मिनिमम है ना, 5 तो नहीं है मिनिमम, ना ही 6 मिनिमम है। तो 4 मिनिमम है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो 4 का क्यूब यानी 64 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, लेकिन अगर वो यहाँ पर आपको कहता है मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर पे आप नहीं बता सकते थे वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपको खुद पता है कि वैल्यू बढ़ते 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 इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती है, और इन्फिनिटी एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो उसका मतलब आपको आखिरी नंबर का पता ही नहीं होना था। तो मैक्सिमम में आप कभी भी नहीं बता सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैक्सिमम नंबर लिखा होता तो आपने फिर उस टाइम पर डी ऑप्शन को टिक करना था। या अगर इन्फिनिटी ऑप्शन में लिखा होता कहीं पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल 22 की जगह इन्फिनिटी लिखा होता तो आपने फिर बी को जो है वो टिक लगा देना था। लेकिन इन्फिनिटी ऐसी चीज़ें कम होती हैं, तो मोस्टली जो है वो नन ऑफ दीज ही ऑप्शन जो है वो आपके पास बन जाना था। ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद चेक करें, नेक्स्ट एमसीक्यूज। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो आप जो है वो मुझसे पूछ लें, मैं आपको हर क्वेश्चन का जो है वो इजीली आंसर दे दूंगी। अच्छा नेक्स्ट पे जाते हैं हम। नेक्स्ट देखें थर्ड में, इन द फॉलोइंग सीरीज 12 11 13 12 14 13 अप टू सो ऑन, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? या इस टाइप की प्रॉब्लम्स को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं मिसिंग नंबर प्रॉब्लम्स, जिसमें ना कोई डिजिट मिसिंग होता है और आपने बताना होता है कि उस मिसिंग नंबर की जगह पर क्या आएगा।
इमल खान पूछ रही है कि मैम वहाँ पर कैलकुलेटर नहीं होगा, नहीं वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो जाहिर बात है आपको जो है वो हाथ से ही कैलकुलेशन करनी होगी। अब एक चीज़ याद रखिएगा, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना थोड़ा बहुत सीख लें, जो बेसिक सा होता है, और डिवाइड कैसे किया जाता है। बिकॉज अगर आपने थोड़ी सी भी मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग कर ली, डिवीजन रॉन्ग कर लिया, आपका पूरा आंसर रॉन्ग आ जाएगा, और इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप दोबारा या बार बार करके देखो। तो वैसे मैथमेटिक्स के पोर्शन में जो है ना, आप लोग पेंसिल ले जाइएगा साथ, लेड पेंसिल और रेजर, क्योंकि वहां पर आपको एक्स्ट्रा पेज नहीं दिया होता रफ वर्किंग के लिए। और जो है, जो भी आपके पास शीट होती है, एंड में आप ये सोचो इतनी सी जगह होती है बस, इतनी सी जगह होती है जिस पे आपने रफ वर्क करना होता है, लिखा भी होता है कि रफ वर्क। और उसके अलावा वो आपको कहीं नहीं लिखने देते। अगर इन्विजिलेटर ने देख भी लिया तो वो गुस्सा करता है कि आपने क्यों उस पे लिखा है। तो इसलिए आप जो है इतनी सी जगह पे लिखना होता है, तो आपका जरिए बता, मैथ वाला पोर्शन तो वैसे ही लेंथी होता है, तो आप इस इतनी सी जगह पर नहीं लिख पाएंगे, तो लेड पेंसिल रेजर साथ ले जाइएगा, ताकि आप साइड पे अगर लिख भी लो तो फौरन जो है वो उसको रेज भी कर दें, आपकी स्पेस भी साथ साथ बनती जाएगी, और क्वेश्चंस भी आपके जो है वो बिल्कुल ठीक जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरा मैं बता रही थी, उसमें मैं आपको बता रही थी कि आपने मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। यानी आपने ये बताना है कि यहाँ पर अब नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या होगा। अच्छा, उस अब देखिए, मिसिंग नंबर आपने फाइंड करना है। सबसे पहले जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने ये देखना होता है कि जो भी आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, अच्छा याद रखिएगा, जितनी भी आपके पास सीक्वेंस होती है वो किसी खास पैटर्न को ही फॉलो कर रही होती हैं। उन्होंने रैंडम बिल्कुल भी नहीं लिखी होती। कोई ना कोई ऐसी तरतीब हो रही होती है जो इसको फॉलो कर रही होती है। लेकिन ये हो रहा होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि भाई ये किस चीज़ को फॉलो कर रही है। तो आपने वैसे ये चीज़ तो प्रैक्टिस से ही होती है, ये मुझे पता है। बिकॉज अब ये तो नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम वहां पे जाएं और इस टाइप की प्रॉब्लम को विद इन सेकेंड जो है वो सॉल्व कर लें। ये माइंड गेम नहीं होती, इसमें आपकी प्रैक्टिस भी मैटर करती है। माइंड तो कुछ इस्तेमाल करते ही करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मैटर करती है। अब लाजमी नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट बच्चा जाए और फटाफट जाके इसको टिक लगाए, ऐसा नहीं है, उसने भी प्रैक्टिस की होगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल होती है। तो अब देखिए, अब 12, 11, 13, 12 ये लिखा हुआ है। मैंने सबसे पहले कलर से, पिंक कलर से इसको यहाँ पे लिख लिया। जो भी नंबर्स गिवन थे मैंने उसको लिख दिया। अब पहले मैंने देखा कि मुझे 12 गिवन है, आगे मैंने देखा 11 लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा माइंड में, आपने भी ऐसे ही सोचना है कि आपने सोचा कि भाई ये 12 लिखा हुआ है, तो 12 में से सारी बात है, अगर मैं एक कम करती हूँ, यानी कि 12 में से अगर मैं 1 माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, आपने इस चीज को सोच लिया, लेकिन लिखा नहीं। अभी आप माइंड में सोच रहे हो कि भाई ये सारी सीक्वेंस जो है वो एक ही पैटर्न को फॉलो करेगी, मैंने वो पैटर्न सोचना है क्या है। अब 13 है। अब 11 के बाद 13 आ गया, आपने सोचा 11 में अगर मैं दो डिजिट्स और ऐड कर दूं, यानी कि 11+2 करूं, तो मेरे पास जो है वो 13 बनता है। चलो ठीक है, ये बात भी आपने नोट कर ली। लेकिन अभी आप फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचे, बिकॉज आपने अभी तक सिर्फ 3 नंबर्स को चेक किया है। बाकी नंबर्स भी अगर इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो आपने सोचा है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। अब आपने अगर 12 पे चेक किया, अब आपको पता है कि 13 में ज़ाहिर बात है +1 करती हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी, 13 में अगर आप -1 करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। यानी देखें, जो पैटर्न फर्स्ट वाले ने फॉलो किया था, सेम वही पैटर्न जो है वो इसने फॉलो किया। ठीक है, यानी फिलहाल हम सही जा रहे हैं। और अगर 12 में अगर आप +2 करते हैं तो 14 आता है। तो यानी जो पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ था +2 वाला, सेम वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ, देखिए +2 हो रहा है। सिमिलरली 14 से आगे 13 लिखा है, यानी 14 में से आपने एक माइनस किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैटर्न स्टार्ट में चल रहा था, जो लोअर में पैटर्न चल रहा था, लोअर सीरीज में देखिए वो वाला सेम पैटर्न आ रहा है, और अपर सीरीज में चेक करें सेम पैटर्न आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आपका किस पैटर्न को फॉलो करेगा, वो भी आपका अपर सीरीज के पैटर्न को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब अब 13 से ये है, अब 13 में आप क्या ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे। ठीक है, देखिए 13 में 2 ऐड किया, 15 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 15 आपका फाइनल आंसर है। तो मैंने आपको थिंकिंग का वे बता दिया, आपने सोचना ऐसे होता है कि कौन सी चीज़ किस किस पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, उससे जाके फिर आप मजीद जो है वो पैटर्न्स को चेक करके अपने करेक्ट ऑप्शन पे जो है वो टिक लगा सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट जब मैं सेशंस लूंगी तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पर जो है वो मजीद और भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाऊंगी, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। उसमें मैं आपको बताऊंगी हमारे सेशन में कि कैसे कैसे हम क्या क्या सोचते हैं, किस तरह की थिंकिंग अगर अगर हम रखें तो हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को जो है वो जल्दी से टैकल कर सकते हैं।
उसके अलावा जो है वो जनरल एबिलिटी की भी मैं अलग से एक सेशन रखूंगी, ये क्योंकि हमारा एमसीक्यू टाइप सेशन है। तो जो जनरल एबिलिटी का सेशन होगा उसमें मैं आपको जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें थिंकिंग वाले वो सारे के सारे सॉल्व करके बताऊंगी, बिकॉज वो चीज़ भी आपके मैथ से ही रिलेट करती है। उसमें भी आपको थिंकिंग करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो जब आप कर लोगे आपको ये चीज़ बहुत ईजी लगेगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 4, इन द फॉलोइंग सीरीज, अगेन आपको सीरीज वाला जो है वो क्वेश्चन गिवन है। और यहाँ पर उसने किसकी बात की है, मिसिंग नंबर की बात की हुई है। अब आपने नेक्स्ट मिसिंग नंबर बताना है। उसने क्या, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैंने वही सेम तरीका लगाया, मैंने सबसे पहले सीक्वेंस को तरतीब से नीचे साइड पे लिख लिया। आपने भी लेड पेंसिल से ना नीचे साइड पे लिख लेना है, ये चीज याद रखिएगा। वहां पर आपने ये नहीं करना कि लिखे बगैर ही मैथ वाले पोर्शन को सॉल्व कर लें माइंड में सोचते सोचते, बिकॉज माइंड कुछ और सोच रहा होता है और अक्सर क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होता है। और हमारा माइंड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि हम लिखे बगैर ही प्रॉब्लम्स को जल्दी से टैकल कर सकें। उसमें एरर आ सकता है, तो आपने उस एरर से बचने के लिए राइट डाउन करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो मोस्टली चीजें आप राइट डाउन कीजिएगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो देखिए 2, 1, 1/2, 1/4 अप टू सोन है। अब देखिए सबसे पहले 2 लिखा हुआ था, ठीक है, मैंने सोचा कि चलो 2 लिखा हुआ है, उसके बाद 1 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 1/2 लिखा हुआ है। आप मैंने यहाँ पे आपने ये सोचना है, आपने सोचना है कि ये नंबर बटे में है, यानी यहाँ पर कुछ डिवीजन हो रही है। क्योंकि चीज़ बटे में आ रही है ना, बटे में चीज़ तभी आएगी जब आप कुछ डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे कुछ डिवीजन करनी है। अब वो डिवीजन क्या करनी है, वो नंबर कौन सा होगा डिवीजन वाला, आपने उस नंबर को अब ढूंढना है। अब देखिए पहले 2 का 2 लिखा हुआ था, आगे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो आपके पास 2 लिखा हुआ था इसको आपने 2 पे ही तकसीम किया, आंसर आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फ्रेश आंसर आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए 1 जो आया था वो उसने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट नंबर 1/2 है। अब ये जो फ्रेश आंसर आया हुआ था मेरा फ्रेश आंसर, अगर मैं इस फ्रेश आंसर को अगेन 2 पे डिवाइड करूं तो देखिए मेरे पास तीसरा नंबर बन गया सीरीज का। ठीक है, बन गया। अब फ्रेश आंसर क्या है, अब फ्रेश आंसर 1/2 है। अगर मैं इस 1/2 को अगेन 2 पे डिवाइड करूं तो आपको पता है मैथमेटिक्स में जब 2 बटे आ जाएं तो ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/4। तो देखिए अब मेरे पास 1/4 बन गया। अब फ्रेश आंसर क्या है, फ्रेश आंसर 1/4 है। अब फ्रेश आंसर को अगर आप अगेन 2 पे डिवाइड करो तो वही मैथमेटिक्स में कि अगर आपके पास 2 बटे आ रहे हैं तो नीचे वाली दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई खा जाती हैं, तो 4 to the 8। तो अब नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या होना चाहिए, 1/8 होना चाहिए। अब आप चेक करें क्या ऑप्शंस में 1/8 है। हाँ जी है, बी ऑप्शन में है। तो उसका मतलब ये है कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप। अच्छा, ये याद रखिएगा कि मैं जस्ट आपको बेसिक से एक ओवरव्यू दे रही हूँ, वरना जो मेरा जनरल एबिलिटी का सेशन होगा उसमें मैंने आपको हाई लेवल की मैथमेटिक्स ही करवानी है, वो इतने लो लेवल की नहीं है मैथमेटिक्स, वो ज़्यादा हाई लेवल की है। तो ये काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि उनका बेसिक मैथ जो है वो बहुत वीक है, इस वजह से मैंने ये एज अ डेमो लेक्चर रखा है। वरना अदरवाइज जो है वो मैं बिल्कुल बेसिक सी मैथ इतना नहीं करवाती, क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है। जारी बात है, मैंने मैथमेटिक्स में ही जो है वो स्टडी की है, फ्यूचर में मेरी रिसर्च मैथमेटिक्स पर ही है। सो दैट इज़ वाई मैं आपको ज़्यादा इसको आसान करके समझा रही हूँ, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना आए। तो जब मैं अपना हम पेड सेशन स्टार्ट करेंगे तो मैं उसमें आपको डिफ़िकल्टी लेवल तक की प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करना सिखाऊंगी ऑलरेडी। ठीक है, तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा आप। हाँ, नेक्स्ट नंबर 1/8 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, माई वाइफ एंड मी हैव 2 sons। यानी कि उसमें इस देखिए इस स्टेटमेंट में वो क्या कर रहा है, इस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो जो पर्सन है वो खुद को क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि माई वाइफ एंड मी, यानी कि मैं एज अ हस्बैंड के तौर पे यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, ये बस आपने जस्ट पोज करना है। जी मैं वर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगी, लेकिन जब हमारा पेड सेशन होगा उसमें मैं करवाऊंगी, ये जस्ट एक एज अ लाइव डेमो लेक्चर है समझाने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो कि मेरा पैटर्न क्या है। अगर आप हाई लेवल की मैथ करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल को देख लीजिए, वहाँ पर भी काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। अच्छा, माई वाइफ एंड मी हैव 2 sons, ईच सन्स हैज़ 1 sister। अब इसमें वो ये कह रहा है कि माई वाइफ एंड मी हैव 2 sons, यानी कि मैं और मेरी वाइफ हम 2 persons हैं। ठीक है, और हमारे जो है वो कितने सन्स हैं, 2 sons हैं। ठीक है, और इसमें वो क्या बात कर रहा है,
अच्छा, इसमें जरा सा गौर से देखें आप। बुबकर, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पर्सनल मुझे मैसेज कर दें, और ये मैं स्टूडेंट्स को जस्ट एज अ बेसिक पास पेपर के ही करवा रही हूँ। तो हाई लेवल की सारी बात है कि आपको पता है कि मैंने पीएचडी मैथमेटिक्स की हुई है, सारी बात है, तो सो दैट इज़ वाई मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा रही हूँ, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनको जो है वो मुश्किल लगती है मैथमेटिक्स, इस वजह से। अच्छा, माई वाइफ एंड मी हैव टू सन्स, ईच सन्स हैज़ वन सिस्टर। ठीक है, और हर सन जो है उसकी जो है वो कितनी सिस्टर्स है, वन सिस्टर्स हैं। ओके, डन। हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द फैमिली, और टोटल आपने क्या बताना है, मेंबर्स बताना है कि फैमिली में जो है वो टोटल कितने मेंबर्स हैं। तो देखिए, अब हस्बैंड होगा, एक वाइफ है, टोटल आपके पास दो पर्सन्स तो हैं, बिकॉज एक जो है वो मैं खुद हूँ, दूसरा जो है वो वाइफ है, टू पर्सन्स तो फिक्स है, वो तो मस्ट है। और उसने यहाँ पर क्या बात की थी, उसने हमें जो है वो टू सन्स के बारे में डिस्कस करके बताया था। तो शुरू में उसने कह दिया था कि टू सन्स हैं, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे टू सन्स हैं। उसके बाद वन, ईच सन हैज़ वन सिस्टर। अब ये जो आपके पास टू सन्स थे, ठीक है, उसमें हर सन की एक सिस्टर लाजमी है, तो वन सिस्टर यानी एक सिस्टर जो है वो कॉमन है। यानी खुद सोचें आप, कोई वैल्यू अगर आप सपोज करें, फॉर एग्जांपल ये बी है, ये ए है आपके पास, ये सी है। ठीक है, अब ए भी सन है, सी भी सन है, तो सवाल में उसने कहा है कि हर जो सन है उसकी एक बहन है। अब देखेंगे जो बी सिस्टर है, जो कि बी सिस्टर है, जो ए क्योंकि भाई है, जारी बात है, तो उसकी सिस्टर बी भी है, और जारी बात है सी की सिस्टर जो है वो बी भी है, यानी ए जो सिस्टर है वो तो कॉमन है ना, वो दोनों की बहन तो होगी। ये बिल्कुल लॉजिक और जनरल बात थी। यानी वन चीज ऑलवेज आपके पास फिक्स रहेगी, उसे ज्यादा का आपको आइडिया नहीं है, लेकिन एट लीस्ट कम से कम एक तो आपके पास फिक्स है। और आपने इसमें वही वाली चीज लेनी है जो एट लीस्ट वन फिक्स हो आपके पास। तो जिसकी वजह से आपके पास दो वाइफ और हस्बैंड ये होंगे, ठीक है, टू आपके पास सन्स हैं, फोर, और ये जो वन सिस्टर जिसे आपने फिक्स किया था जो कि एटलीस्ट है, उसको भी ऐड करेंगे, तो टोटल आपके पास फाइव मेंबर्स होंगे। ये चीज याद रखिएगा। इसमें उसने ये मेंशन नहीं किया, ना ही आपको ये बताया है कि आपने सिस्टर्स की तादाद सन से कितनी लेनी है, ये उसने यहाँ पर नहीं बताया था, जस्ट सिंपल बताया है कि ईच सन हैज़ वन सिस्टर। अगर ट्रबल भी क्रिएट किया आपको इस टाइप के क्वेश्चंस ने, तो ये वाली चीज़ें ट्रबल क्रिएट करेगी, यहाँ पे आप परेशान हो जाओगे कि कितनी जो है वो हमने सिस्टर्स लेनी है। वरना आप ये भी सोच सकते थे, अक्सर स्टूडेंट्स भी ये सोचेंगे कि अगर आपके पास टू सन्स हैं, तो एक सन जो है उसकी एक सिस्टर एक होगी और दूसरे की एक होगी, ये भी आप सोच सकते थे, लेकिन ये वाला लॉजिक बहुत कम स्टूडेंट्स ने सोचना था, तो आपने इस लॉजिक को भी माइंड में रख के आगे बढ़ना है। तो यहीं पे आपसे गलती होनी थी, और आपने जो है वो सी ऑप्शन पे करेक्ट लगाना, जो को टिक करना था, लेकिन सी नहीं है, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अ फार्मर हैज 10 काउस। एक फार्मर है, उसके पास कितनी गायें हैं, उसके पास जो है वो 10 काउस हैं। ठीक है, ऑल काउस डाइड एक्सेप्ट फोर। अब वो कहता है कि टोटल 10 थी। ठीक है, उस 10 में से सारी गाय, जितनी भी वो काउस थी वो सब की सब जो है वो डेड हो गई हैं, और कितनी आपके पास बची हैं, फोर बची हैं, यानी कि फोर आपके पास कितनी अलाइव है। ठीक है, फोर के अलावा सिक्स जो है वो खत्म हो चुकी हैं। हाउ मैनी काउस आर लेफ्ट, अब कितनी काउस बची हैं। वैसे ये बिल्कुल इजी है, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि 10 ही थी, और सब मर चुकी हैं चार के अलावा, इसका मतलब चार जिंदा हैं। तो अब कितनी बची है आपके पास, चार ही बची हैं, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इफ वी एड अ कांस्टेंट 3 टू ईच ऑब्जर्वेशन। अब ऐड का मतलब होता है जमा करना। अब मैथमेटिक्स में ऐड की जगह पर आपको बहुत क्वेश्चंस के अंदर इंक्रीज भी लिखा हुआ होगा, ठीक है, या मोर भी लिखा हो सकता है। तो जब भी इंक्रीज मोर लिखा हो, तो वहां पर आप हमेशा प्लस का साइन लगाते हैं। मैथ्स के अंदर जब मैं आपको आगे जनरल एबिलिटी की हार्ड लेवल की प्रॉब्लम्स करवाऊंगी, तो वहां पर यही चीज़ ही आपको समझनी आएगी। जब मैथ्स, ये स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स को जब आप सिंपल मैथ में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर यही वर्ड्स इशू क्रिएट करते हैं। तो देखें, इफ वी ऐड अ कांस्टेंट 3 टू ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आपने किसी ऑब्जर्वेशन में जो है वो 3 कांस्टेंट को ऐड कर दिया, या इंक्रीज कर दिया, या मोर कर दिया उसको, ऑफ अ डाटा, देन द मीन विल बी। अब देखिए मीन क्या होता है,
थोड़ा सा ये याद रखिएगा, आगे जब मैं जाऊंगी हार्ड लेवल की प्रॉब्लम्स करवाऊंगी तो वो वहां पर ना मैं आपको मीन निकालना सिखाऊंगी, एवरेज निकालना सिखाऊंगी, अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, ज्योमेट्रिक मीन्स कैसे निकाला जाता है। वो ज़्यादा हाई लेवल का हो जाएगा, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको करवाती जाऊंगी। तो वहां पर मीन को ना सिंपल मैथ्स की लैंग्वेज में एवरेज भी कहा जाता है। तो वो कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर 3 है, आप किसी नंबर, फॉर एग्जाम्पल वो नंबर एक्स है, आप उसमें जो है वो 3 ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, तो जो उसका मीन होगा, जो उसका एवरेज होगा, वो भी कितना इंक्रीज हो जाएगा, वो भी 3 टाइम इंक्रीज होगा। क्यों 3 टाइम इंक्रीज होगा? बिकॉज ऊपर भी आपने 3 कांस्टेंट ही ऐड किया था, जिसकी वजह से 3 टाइम इंक्रीज होगा। डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, वैल्यू इंक्रीज होती है, एवरेज ऑलवेज इंक्रीज ही होता है किसी भी चीज़ के एडिशन से। अब इसी बात को मैंने नीचे इनके लिखा हुआ है सिंपल वर्डिंग में, ताकि जो स्टूडेंट्स जिनकी बेसिक जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है वो उसको याद कर सकें। देखिए, मीन शिफ्ट बाय द सेम कांस्टेंट। मीन शिफ्ट का मतलब होता है आगे जाना। मीन तभी आगे शिफ्ट होता है जितना आप उसके अंदर कांस्टेंट्स ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल 3 की जगह 1000 होता, 1200 होता, या जितना मर्जी लिखा होता, तो मीन ऑलवेज आगे की तरफ जाता है, यानी मीन डिक्रीज नहीं होता। वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, मीन ऑलवेज शिफ्ट होता है, आगे फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है। तो जो न्यू मीन आपके पास निकलेगा ऑलवेज, उसमें आप ओल्ड मीन की वैल्यू में जो भी कांस्टेंट आपको गिवन है, यहाँ पर 3 गिवन था इसलिए 3 ऐड किया हुआ है, आपको जो गिवन है आप वहां पर वो ऐड करोगे। इस तरीके से वैल्यू आपकी प्लस होती है, प्लस का मतलब होता है इंक्रीज होना। तो इसलिए आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मीन कभी भी आपके पास डिक्रीज नहीं होता, ना ही ये जीरो का अप्रोच करता है, ये भी याद रखिएगा बात। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में वो कहता है कि इफ 3 ऑब्जर्वेशंस आर 555, देन अर्थमेटिक मीन इज। अब अर्थमेटिक मीन क्या चीज़ होती है? अर्थमेटिक मीन असल में आपके पास एक ख़ास टाइप की सीक्वेंस होती है। मैं ज़्यादा मुश्किल नहीं बता रही, थोड़ा सा आसान अल्फाज में बता रही हूँ। अगर आपको पीछे याद हो, मैंने आपको मिसिंग नंबर वाली जो है वो एक सीक्वेंस करवाई हुई थी। तो अर्थमेटिक मीन, ये ए एम का मतलब है अर्थमेटिक मीन, ये शॉर्ट में इसे लिखते हैं। अर्थमेटिक मीन आपके पास एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें आप अपने दो नंबर्स को अगर माइनस करते हैं आपस में, तो आपके पास डिफरेंस सेम आता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 1 2 3 4, अप टू सो ऑन, मेरे पास ये सीक्वेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब देखिए 1 से 2 के दरमियान में कितने नंबर्स का फर्क है? 1 का डिफरेंस है। 2 और 3 के दरमियान में कितने डिजिट्स का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 3 और 4 के दरमियान में कितने डिजिट्स का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। यानी अगर आप डिफरेंस देखो तो हर डिजिट के दरमियान में जो है वो 1 1 डिजिट्स का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये आपके पास अर्थमेटिक मीन है। इसके बाद आगे जब जाएंगे फ्यूचर में, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन होती है। तो ज्योमेट्रिक मीन में ये होता है कि आप सेकंड नंबर को फर्स्ट में डिवाइड करते हो, तो जो आंसर होता है उसे आप डी कहते हो। सिमिलरली आप फिर उसके बाद अगले नंबर को फिर पिछले पे डिवाइड करते हैं, आपके पास कोई वैल्यू आती है, फिर आप अगले को पिछले पे डिवाइड करते हो, फिर आपके पास वैल्यू आती है। तो जितने भी आप दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करोगे, अगर उसका आंसर हर सीक्वेंस का सेम आ रहा है, तो वो आपके पास ज्योमेट्रिक जो है वो सीरीज होती है, या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी उसे कहते हैं, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है, अक्सर जगह पे लिखा होता है। वो मैं ज़्यादा जब हाई लेवल पे जाऊंगी देन मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको एमसीक्यूज के हवाले से जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तो इफ 3 ऑब्जर्वेशंस आर 5 5 5 5, देन अर्थमेटिक मीन इज, आपने इसका क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है। और मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन अगर आपने किसी भी चीज़ का फाइंड करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का। वो आपके पास क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज ए प्लस बी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं तो आप इसको दो में डिवाइड कर दोगे। याद रखिएगा, सिंपल मीन और अर्थमेटिक मीन या एवरेज, ये तीनों चीज़ें सेम ही हैं। आगे जब जाएंगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, तो उसमें ये चीज़ सेम होती है। लेकिन अगर ज्योमेट्रिक मीन आ जाए या हार्मोनिक हार्मोनिक मीन आ जाए, वो चेंज चीज़ है, ठीक है? उसमें एवरेज ऐसे नहीं निकाला जाता, उसमें मीन आप ऐसे नहीं निकालते, उनका सेपरेट जो है वो फॉर्मूला निकालने का। तो फिलहाल क्योंकि ए एम का जिक्र कर रहा है, तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। अब देखिए आपके पास टोटल कितने डिजिट्स हैं? आपके पास टोटल जो है वो 3 डिजिट्स हैं, 5 5 5। तो आप देखिए इन तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे। जब आपने सिंपल डिवाइड किया तो आपके पास लास्ट में 5 आ गया, और यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है। अच्छा, एक चीज़ जो कंफ्यूज कर सकती है बच्चों को, वो ये है, अक्सर हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि जब आप कोई सेट लिखते हो तो आप उसके अंदर वैल्यूज रिपीट नहीं करते, वैल्यूज रिपीट नहीं करते। और यहाँ पे देखिए 5 5 रिपीट हो रहा है, तो अगर कोई और बच्चा होता या अगर कोई ज़्यादा जो है वो सोच लेता, तो उसने जो है वो